नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ले के यूट्यूब चैनल पर। तो जो भी नए बच्चे हैं उन्हें मैं बता देता हूँ कि हम यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम के प्रीलिम्स 2026 के लिए लास्ट 12 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और हम हर दिन 15 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 15। क्यों? इसके पीछे का रीजन ये है कि हम हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जिससे रिलेटेड आगे आने वाले सालों में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिससे कोई स्टैटिक का पोर्शन कवर हो सकता है, तो हम उस कीवर्ड को भी कंप्लीट करते हैं इन 15 क्वेश्चंस में ही। साथ ही साथ इन 15 क्वेश्चंस में हम देखते हैं सेम ट्रिक्स। सेम ट्रिक्स का मतलब और कुछ नहीं है बल्कि यूपीएससी की लैंग्वेज को समझना है। अगर आप इस लैंग्वेज को समझ गए, ठीक है, तो बहुत सी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें आप एलिमिनेट करके अपने आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ठीक है, मतलब हम ओवरऑल क्या कर रहे हैं, हम हर दिन इन 15 क्वेश्चंस को डिकोड कर रहे हैं। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे आपको ये क्लासेस देखने को मिलेगी और दोपहर 2:05 पर आपको ये वीडियोस अपलोडेड मिल जाती है। अभी तक हमने 2014 से लेके हमने ये सीरीज स्टार्ट करी थी 2014 के प्रीवियस ईयर पेपर से। वहां से लेके 2021 तक के प्रीवियस ईयर पेपर्स को कंप्लीट कर लिया है एंड आज है 2022 के प्रीवियस ईयर पेपर को खत्म करने वाला दिन। क्योंकि हम 15 क्वेश्चंस करते हैं तो 90 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं 2022 के भी। अब कितने हैं, आज की जो क्लास है उसमें हम करेंगे 91 से लेके 100 क्वेश्चंस। क्योंकि आज सिर्फ 10 क्वेश्चन बचे हैं इस प्रीवियस ईयर पेपर के, इस वजह से सिर्फ आज हम 10 क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो हम यूजुअली 15 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डेली। ठीक है, जब भी 10 क्वेश्चन बचते हैं हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस दिन बस। अब देखिए जरा सीधा क्लास की तरफ चलते हैं। ओके, सो अगर मेरी स्पीड किसी को स्लो लगती है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस वीडियो की स्पीड को 1.25 या 1.5 पे कर लेना है। ठीक है, बाकी 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं, 91 से 100 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन से पहले 10 सेकंड्स दूंगा, पढ़ लेना, समझ लेना, अगर टाइम लगता है पढ़ने में तो पॉज कर लेना। ठीक है, उसके बाद आप पढ़ लेना उसे, बट 10 सेकंड्स मैं आपको दूंगा अपनी तरफ से और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, अशोकाज मेजर रॉक एडिक्ट। अब आपको इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, जो मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर्स करवाए हैं यहाँ पर, मैंने उसमें क्या किया है, जो मॉडर्न हिस्ट्री कह रहा हूँ, जो एंशिएंट हिस्ट्री है आपकी क्लास ट्वेल्थ की एक बुक है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट वन। उसमें आपको सब कुछ एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बताया गया। ठीक है, मैंने उसको कवर किया है और उसमें एक मैप आता है। ठीक है, उसमें एक मैप आता है जिस मैप में हेडिंग इस तरफ लिखी हुई है ऊपर, मेजर रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका। ठीक है, अब क्या है कि उसी के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया गया। जब मैं आपको वो पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बोला था जो जो आपको याद है ना, वो तो आप याद मत करना, वो आप याद मत करना, आपको वो देखनी है जो कि ऐसे नाम है जो आपको याद नहीं है। ठीक है, और तब मैंने ये कहा था कि क्वेश्चन आपको यूपीएससी वाले वहीं से बना के देंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है आपको क्या याद नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से अब उसको खोल लेना। अगर किसी ने वो लेक्चर्स नहीं देखे, बस 5 वीडियो है, 5 वीडियो में मैंने पूरी की पूरी ये बुक खत्म कर दी है, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। आपका एक बेस बन जाएगा, आपके बिल्कुल 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 बेसिक्स खत्म हो जाएंगे कि अब इससे ज्यादा बेसिक्स नहीं करने। ठीक है, उसके बाद आपको अगर तमिलनाडु की एनसीईआरटी पे शिफ्ट करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, वो आपकी चॉइस है। अब देखो जरा, इसमें ये क्वेश्चन दिया गया 10 सेकंड्स में आपको दे रहा हूं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो 10 सेकंड स्टार्ट होते हैं आपके अब। चलिए, अब देखो, आपको पता है देयर इज नो डाउट कि जब ऐसे ऑप्शंस देखने को हमें मिलते हैं जिसमें हम ऑप्शन एलिमिनेशन यूज नहीं कर सकते, ठीक है, उसमें चीजें थोड़ी हार्ड हो जाती है। बट वही बात है, अगर ऑप्शन सारे के सारे ऐसे आ रहे हैं तो कट ऑफ भी और भी कम हो रही है, पहले से भी कम हो चुकी है। ठीक है, तो
इट इज वन ऑफ द सेम थिंग, ज्यादा परेशान नहीं होना, अपने नॉलेज पे और एप्टीट्यूड पे काम करना है। अब देखो, जब मैं आपको ये करवा रहा था मेजर रॉक एडिक्ट्स अशोका के, तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कलसी एकदम हमें अलग देखने को मिल रहा था ऊपर की साइड देहरादून में। तो ऑब्वियसली कर्नाटका में तो हो नहीं सकता। अब आप देखो उन्होंने जो चीज गलत करी है ना, वो एक्सट्रीम जाके भी गलत करी है। ठीक है, कि आपको पता है, अगर किसी को इतना भी पता होता कि कहीं पर ऊपर जाकर है, चाहे आपको नहीं पता होता हिमाचल में है क्या, उत्तराखंड में है क्या, ये जम्मू एंड कश्मीर में नहीं भी पता होता, तब भी इतना पता होता कि हमारे नॉर्दर्न पार्ट्स में है, यहाँ पे कर्नाटका लिख दिया। तो कई बार एक्सट्रीम जाके भी उन्होंने गलत किया, तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। ये कहाँ पे है? देहरादून में है। देहरादून, देहरादून कहाँ पे है? उत्तराखंड में, ठीक है। उसके बाद जाऊगढ़ा की बात करें, है ना, अगर हम जाऊगढ़ा की बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि जहाँ पे धौली है वहीं पे जाऊगढ़ा है। कहाँ पर? ओडिशा में। तो अब क्या ऐसा होगा कि फिर से ये मेजर रॉक एडिक्ट्स नहीं पूछे जाएंगे? भाई पूछे जाएंगे। तो अब मैं फिर से कहूंगा आपको, उस मैप पे जाना, उस मैप पे जाना, उस डायग्राम पे जाना, वहां पे जाके फिर से पढ़ो, याद करो अच्छे से, तभी कुछ होगा। ठीक है। ओनली टू पेयर्स आर करेक्ट, और वो कौन से हैं? धौली और ईरागुड़ी। धौली कहाँ पे? ओडिशा में। और ईरागुड़ी कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। अब आपको पता है हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देता हूँ, पर जो चीज यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाई है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ आप पढ़ो। ठीक है, तो उसके ऊपर फिर से बात करने का कोई मतलब नहीं है, बट आप इसे जाके इन लेक्चर्स को जाके जरूर देखो। मैं कह रहा हूँ आपको बहुत हेल्प होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, ये वाला क्वेश्चन था, इसमें क्या है, स्टैटिक क्वेश्चन है, स्टैटिक। इसमें क्या है कि आपको सब कुछ पता होना ही चाहिए, तभी सबको तभी आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। अब देखो क्या है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया, नानुका, जयशक्ति, नागभट्टा टू और भोजा। ये हमें समझ में आया कि जो अर्ली मिडीवियल्स है ना, जो अर्ली मिडीवियल हिस्ट्री है हमारी, एमडी लिख देता हूँ, मिडीवियल हिस्ट्री जो है हमारी, उसका ये पार्ट है, वो कहाँ से स्टार्ट हुई है? हमारी 8th सेंचुरी से। 8th सेंचुरी से लेके ये सारी की सारी आपको 4th सेंचुरी तक 14th सेंचुरी तक देखने को आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ये सारी की सारी जो आपको यहाँ पर डायनेस्टी दिख रही है। अब ये जो 8th से 14th सेंचुरी है ना, इनको पढ़ना बहुत जरूरी है, ये जो अर्ली मिडीवल हिस्ट्री की है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप देखेंगे नॉर्थ में क्या चल रहा है, नॉर्थ में कौन कौन सी डायनेस्टीज है। फिर आप डेक्कन पे आएंगे, डेक्कन में कौन कौन सी है। फिर उसके बाद आप जाएंगे साउथ में, साउथ में कौन कौन सी है। आपको पता है साउथ में तीन आ जाती है, इंपेरियल चोलास वगैरह पहले थे। ठीक है। अब जब ये 9th 10th सेंचुरी होती है, इस टाइम पर आते हैं चोला चेरा पांड्या। ठीक है, और ये बाद में आए हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। आपको ये पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ओडिशा आंध्र प्रदेश में कौन है, आपको पता होना चाहिए राजस्थान साइड में कौन है। इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। और मैंने आपके लिए यहाँ पर क्या किया है आज, चंदेल डायनेस्टी, परमार डायनेस्टी, गुज्जर प्रतिहारास के बारे में और राष्ट्रकूटास के बारे में मैंने आज डिस्कशन किया है। मैं अभी आपको आगे करवा दूंगा। पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपके पास 10 सेकंड है। चलिए। चलिए, देखिए नानुका, क्या वो चंदेल डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? बिल्कुल सही बात है। जय शक्ति क्या परमार डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? नहीं, परमार डायनेस्टी से तो बिलोंग करते थे भोजा, किंग भोजा, परमार डायनेस्टी। ठीक है। जय शक्ति बिलोंग करते थे चंदेल डायनेस्टी से। ठीक है, बट देखो मैं फिर से कह रहा हूं, ऐसे क्लियर नहीं होगा, आपको जाके पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, आप हेल्प लो चैट जीपीटी की, आप हेल्प लो एआई की, आप हेल्प लो मैप्स की, कुछ भी करो पर इसको पढ़ लो। बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सब मिडिवल हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम से जब उसने एंटर किया इंडिया में, ठीक है, वहां से पढ़ लेते हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ लेते हैं, एंशंट हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, बस ये जो बीच का पार्ट है ना, ये भूल जाते हैं पढ़ना, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं आता कि क्या पढ़ें। ठीक है, तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ आप इसे पढ़ो, फिर से क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो यहाँ पर तो ओनली टू पेयर्स करेक्ट हैं, बट हमारा काम इतना नहीं है, हमारा काम है थोड़ा सा डीप में से पढ़ना। ठीक है, देखिए
मैंने बोला आपको अर्लियर मिडीवियल पीरियड में हमें देखने को मिलती हैं डायनेस्टीज, पर एक्चुअली 8 to 12 सेंचुरी यहाँ पे लिखा है क्योंकि वो अर्ली मिडीवियल की बात कर रहे हैं। बट हम सारी डायनेस्टी जो हमने देखी ऑप्शन में उनके बारे में बात करें तो 14 सेंचुरी तक वो डायनेस्टी सारी जा रही है। ठीक है, उसके बाद कौन कौन सी हमें देखने को मिलती है जो रीजनल पावर्स हैं, जैसे कि चंदेल डायनेस्टी, परमार डायनेस्टी, गुज्जर प्रतिहारास, राष्ट्रकूटा डायनेस्टीज, ये हमें देखने को मिलती है और ये लड़ रहे होते हैं ओवर द सुप्रीमेसी ऑफ कन्नौज। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ गई। अभी आ गया हो पर्टिकुलर डायनेस्टी पे चलते हैं। सबसे पहले गुज्जर प्रतिहारा डायनेस्टी की बात करते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक थे? ये 8th से लेके 11th सेंचुरी तक थे। ठीक है, ये एक बुलवॉक की तरह वर्क कर रहे थे अगेंस्ट दी अरब इन्वेडर्स फ्रॉम सिंध। ठीक है, इनके जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर्स थे वो आपको पता होने चाहिए, जैसे नागभट्टा वन जो कि फाउंडर थे। हमें ऑप्शन में नागभट्टा 2 दिए थे, नागभट्टा 1 नहीं दिए थे। ठीक है, मिहिर भोज जिनके ऊपर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी रिसेंटली हुई थी 1-2 साल पहले। ठीक है, ये सबसे पावरफुल किंग थे। एम्पायर स्ट्रेच फ्रॉम गुजरात थ्रू बंगाल, ये याद रखना कि गुजरात से लेके बंगाल तक का इनका एम्पायर था। मिहिर भोज बहुत पावरफुल थे। ठीक है, फिर महेंद्र पाल वन, ये तीन जो यहाँ पर आपको रूलर्स देखने को मिल रही है, इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं गुज्जर प्रतिहारा डायनेस्टी के, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। इनकी कैपिटल इनिशियली तो उज्जैन थी, पर बाद में शिफ्ट हो गई थी कन्नौज में। फिर ऊपर बात करी कि कन्नौज के ऊपर सुप्रीमेसी के लिए सब लड़ रहे थे, तो उसमें ये भी थे। तो क्या था, इन्होंने बाद में कैप्चर कर लिया कन्नौज को और वहां पे इनकी कैपिटल बन गई, इन्होंने वहां पे अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लिया। उससे पहले कहाँ थी? उज्जैन एमपी में थी। ठीक है, ये ट्रेपराइट स्ट्रगल जो हमें देखने को मिलता है उसमें से एक थे। ट्रेपराइट स्ट्रगल का मतलब क्या है? 3 डायनेस्टीज के बीच में जो स्ट्रगल चल रहा था उनमें से ये एक थे। ओके, फिर इन्होंने मैसिव टेम्पल्स बनाए। गुज्जर प्रतिहारा स्टाइल के टेम्पल्स हमें देखने को मिले, सॉरी आर्किटेक्चर हमें देखने को मिला, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। फिर उसके बाद राष्ट्रकूटा डायनेस्टी की बात करें तो ये भी आपको 8th से 10th सेंचुरी तक देखने को मिलते हैं। देखो मैंने यहाँ पे आपको बहुत कुछ तो नहीं बताया ऑब्वियसली, कि मैं एक क्लास में आपको पूरी हिस्ट्री तो नहीं पढ़ा सकता 8 से लेकर 12 सेंचुरी तक की, लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू दे सकता हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। ठीक है, तो मैं वही यहाँ पर कर रहा हूँ। अब देखो जरा, रूल्ड दी डेक्कन अगेंस्ट, एक्टेड एज अ ब्रिज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, ऑब्वियसली नॉर्थ साउथ बीच में क्या था? डेक्कन। तो ये डेक्कन में जैसे हम कहते हैं कि रूल कर रहे थे, ऑब्वियसली ये एक ब्रिज थे बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, इनके की रूलर्स कौन थे? दांती दुर्गा जो फाउंडर थे, कृष्ण वन जिन्होंने कैलाश टेम्पल बनाया, ठीक है, अमोघ वर्षा जो पैटर्न थे आर्ट के। तो ये 3 आपको पता होने चाहिए मेनली, इनके बारे में आप डीप में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये भी ट्रेपराइट स्ट्रगल के पार्ट थे। ठीक है, और इन्होंने भी कन्नौज को मतलब कि कंट्रोल किया था कुछ टाइम के लिए बीच में। ठीक है, फेमस आर्किटेक्चर जो इनके टाइम पे बना, इसकी वजह से ही राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि रॉक कट एलोरा एंड एलिफेंटा केव्स जो आपको देखने को मिलती हैं वो इन्होंने ही बनाई थी, इनके टाइम पे ही बनी थी। ठीक है, इस डायनेस्टी के टाइम पर। अब 2 डायनेस्टी और थी ऑप्शंस में, उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। चंदेल डायनेस्टी के बारे में पढ़े तो इन्होंने कौन से रीजन को जिसे हम कहते हैं कि रूल किया था, वो था बुंदेलखंड। ठीक है, जो आज के टाइम पे बुंदेलखंड है उसे, तब उसे क्या बोलते थे? जेजा का भुक्ति। ओके, उस एरिया को ये बोलते थे। ये वेसल थे, वेसल का मतलब समझ लो फ्यूडेटरी थे। ठीक है, कि पहले वो गुज्जर प्रतिहारास के अंडर थे, बट उसके बाद क्या हो गए, उन्होंने इंडिपेंडेंस गेन कर ली। ठीक है, फाउंडर कौन थे? नानुका। ठीक है, इनके बारे में ही क्वेश्चन ऑप्शन 1 में दिया गया है कि नानुका कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? चंदेल डायनेस्टी, क्यों? वो उसके फाउंडर थे। ठीक है, कि रूलर्स कौन कौन से थे? यशोवर्मन, दंगा और विद्याधरा। देखो जिन भी की रूलर्स की मैंने बात यहाँ पर करी है, आपको उनके बारे में जाके पढ़ना है। ठीक है, ये आपका काम है, ये आपका मतलब ये समझ लो कि आपको ये चीज करनी ही करनी है, नहीं तो मेरा पढ़ाना यहाँ पर वेस्ट हो जाएगा अगर आप ये चीज नहीं करते हैं तो। ठीक है, कैपिटल इनकी क्या थी? खजुराहो। कल्चरल कैपिटल थी इनकी महोबा और कालिंजर, ये 3 इनकी आपको कैपिटल देखने को मिलती है। ठीक है, डिफरेंट टाइम्स में। उसके बाद इन्होंने नागरा स्टाइल ऑफ खजुराहो टेम्पल्स बनाए, मतलब कि नागरा स्टाइल एक आर्किटेक्चरल स्टाइल है और खजुराहो टेम्पल तो टेम्पल है। ठीक है, तो उन्होंने इस टाइप के टेम्पल्स बनाए। ठीक है, फिर उसके बाद
परमार डायनेस्टी के बारे में बात करते हैं। इन्होंने कहाँ पे रूल किया? सेंट्रल इंडिया में मेनली इन्होंने रूल किया है, मालवा रीजन जो है वहां पर। इन्होंने ओरिजिन अपना किससे जिसे बोला कि किससे कनेक्ट किया है, इन्होंने बोला है कि हम अग्निकुल से बिलोंग करते हैं। अग्नि का मतलब क्या है? फायर से। ठीक है, तो प्लीज याद रखना, परमार जो है, परमार डायनेस्टी अपना ओरिजिन किससे कनेक्टेड बताते हैं? अग्नि की है, अग्निकुल से। ठीक है। की रूलर कौन है? फाउंडर कौन है? उपेंद्र। ठीक है। इंडिपेंडेंस किसके अंडर इन्होंने स्टैब्लिश करी? सियाकटू। और उसके बाद भोजा, किंग भोजा जो थे, एक ग्रेट पैटर्न थे ऑफ लिटरेचर एंड साइंस, जिन्होंने भोजपुर लेक बनाया, जिन्होंने भोजपुर लेक बनाया। ठीक है, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कैपिटल इनकी थी धरा। ठीक है, जिसे धर भी बोलते हैं। लेगेसी आपको याद रखना है कि बहुत मैसिव टेम्पल्स इन्होंने बनाए थे, उनमें से एक है भोजेश्वर टेम्पल। ठीक है, ये चीजें आपको इनके बारे में बेसिकली पता होनी चाहिए, बट आपको और पढ़ने की जरूरत है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप और पढ़ें। ठीक है, आप, मैं हमेशा कहता हूँ एआई की हेल्प लो, एआई की हेल्प लो, वो आपके लिए चीजें आसान बना देगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है संगम लिटरेचर के बारे में। पहले आपको पता होना चाहिए संगम क्या है, फिर लिटरेचर अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ढूंढो क्या है क्या नहीं है, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या सही है क्या गलत है। चलिए, चलिए, अब देखिए जरा, यहाँ पे बोला गया है कि संगम लिटरेचर क्या है। ठीक है, संगम आपको पता है कि संगम कहीं ना कहीं साउथ इंडिया से जुड़ा हुआ है, और पोएम्स और इन सारे लिटरेचर से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो यहाँ पे ये बोला गया है संगम क्या है? संगम पोएम्स आर डिवॉइड ऑफ एनी रेफरेंस। यार एक बात खुद सोचना, ये क्या लिखा है? संगम पोएट्स आर डिवॉइड ऑफ एनी रेफरेंस ऑफ मटेरियल कल्चर। अगर एक भी हमें एविडेंस मिल गया तो फिर हम ये बोल देंगे कि एनी रेफरेंस, कोई भी रेफरेंस नहीं मिली है हमें अभी तक मटेरियल कल्चर की? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, जब उन्हें गलत करना है वो मतलब स्टेटमेंट्स को कितना एक्सट्रीम बना रहे हैं। फिर थर्ड स्टेटमेंट पे आओ, संगम पोएम्स हैव नो रेफरेंस ऑफ वॉरियर एथिक्स। वाह, बिल्कुल ऐसा है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा अभी पुराण रूरू और उनके बारे में, जब आपको मैं बताऊंगा तब मैं आपको ये चीज दिखाऊंगा। वॉरियर एथिक्स, ठीक है, इसके बारे में बिल्कुल रेफरेंस नहीं दी गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो कितना एक्सट्रीम कर रहे हैं वो चीजों को। संगम लिटरेचर रेफर्स टू मैजिकल फोर्सेस एज इरैशनल, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बट फिर भी मैं मान सकता हूँ अब आपको दो में कंफ्यूजन होगा कि क्या यार इरैशनल बोला था नहीं बोला था। ठीक है, बट आप इसको पढ़ोगे ये कितना सिंपल है। द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ण वॉज नोन टू संगम पोएट्स, कि बस उनको इसके बारे में पता था, ये नहीं लिखा है उसके बारे में लिखा था, ये नहीं लिखा कि उसके बारे में नहीं लिखा था, बस बोला उनको पता था। ये देखो कितना सिंपल है, और जो जितना सिंपल होगा वो उतना आंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं उसके। तो यही राइट आंसर है यहाँ पर भी। ठीक है, तो ये चीजें प्लीज आप ध्यान में रखना, ऐसे आप चीजों को ठीक कर सकते हो। बट अब हमारा काम है संगम लिटरेचर के बारे में पढ़ना। ठीक है, देखो डेफिनेशन की बात करें तो संगम क्या है? एक असेंबली ऑफ पोएट्स है, रॉयल पैटर्नेज पांड्यास के अंदर ये हमें देखने को मिले। कौन? संगम। कौन है? पोएट्स की असेंबली को बोला जाता था। ठीक है, मतलब बहुत सारे पोएट्स एक साथ, उनको संगम बोला जाता था। आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? इनके लिटरेचर को दो भागों में डिवाइड किया गया, दो थीमेटिक कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक था अहम। अहम का मतलब क्या है? इनर लाइफ और लव। और एक है पुरम, वॉर एथिक्स। समझ गए? वॉर की बात कर ली इधर। ठीक है, आउटर लाइफ की बात, वॉर की बात, पब्लिक लाइफ की बात यहाँ पे करी जाती थी। ये दो अलग अलग टाइप के लिटरेचर थे। अब मैं आपको क्यों इसे इतना डीप में करवा रहा हूँ, अगर उन्होंने एक बार संगम लिटरेचर को इंट्रोड्यूस कर दिया है, मैं आपको लिख के देख रहा हूँ, दे रहा हूँ, 2026 ले लो, 2027 ले लो, 2028 ले लो, आपको इसमें से एक प्रॉपर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दिस इज द रीजन मैं आपको इतने डीप में चीजें करवा रहा हूँ। ठीक है, इससे बाहर आप संगम लिटरेचर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। ठीक है, इतना आप कर लो बस संगम लिटरेचर के बारे में।
दो थीमेटिक कैटेगरीज देखने को मिल रही, अहम और पुरम। ये हमने देख लिया क्या है क्या नहीं है। फिर हमें ऐसे ही एक अर्लीस्ट, ये मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री में करवा दिया है, ठीक है, कि अर्लीस्ट तमिल ग्रामर एंड पोएटिक टेक्स्ट जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। उसका नाम क्या है? उसका नाम है टोलका पीएम। ठीक है, ये टोलका पीएम किसने लिखी? टोलका पीआर। ठीक है, इन्होंने लिखी। और मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें यह भी बोला जाएगा कि ये टोलका पीएम किसने लिखी है। तो आपको याद रखना है कि टोलका पीआर ने लिखी है। ये अर्लीस्ट तमिल ग्रामर है एंड पोएटिक टेक्स्ट है, अर्लीस्ट। ठीक है, प्लीज इस चीज को याद रखना। फिर एतूतो गोई, सॉरी एतूतो गई, किसने क्या है ये? 8 एंथोलॉजीज हैं। क्या है इसमें, क्या क्या इंक्लूड है ये मैं बोल रहा था। पुराण रूरू, पुराण रूरू क्या है? वॉरफेयर और किंग्स के बारे में बोला है। उधर क्या लिखा था कि उसके बारे में इनको पता ही नहीं था, उसके बारे में इन्होंने लिखा ही नहीं, ऐसा तो नहीं है। पुराण रूरू पर्टिकुलरली इसके बारे में लिखा हुआ है। और अगन नूरू, ये क्या है? ये लव के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, फिर पट्टू पट्टू, ये क्या है? ये है 10 आइडियल्स। ठीक है, ये क्या है? ये पोयम्स है जो डिस्क्राइब कर रही है लैंडस्केप और लाइफ के बारे में। अब जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है, याद रखना, तिरुकुरल जो है वो किसने लिखी थी? वो लिखी थी, ऐसे बना देता हूँ, इससे आपको पता चल जाएगा किसने लिखी थी। थिरुवल्लावुर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, वल्लुवर, थिरुवल्लुवर। थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो जाती है। फिर शिलापद्धिकरम। कुछ कुछ चीजें तो इतनी बार पढ़ ली है कि उनकी प्रोनाउंसिएशन याद हो जाती है, बट हाँ बहुत सारी चीज तो मतलब ऐसा होता है ना कि पढ़ के भी दिमाग से निकल जाती है। तो ऐसे शिलापद्धिकरम इतनी बार पढ़ लिया तो इसलिए इसकी प्रोनाउंसिएशन याद है। अब ये किसने लिखी है ये आपको पता होना चाहिए। इलांगो अदिगल, इलांगो अदिगल। ठीक है, ये किसके बारे में? इट इज अ स्टोरी ऑफ कनगी। ठीक है, फिर ऐसी मन्नी मेघ मेघलाई। ठीक है, ये किसने लिखी है? सितालाई सतनार। ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब थोड़ा ये इंपॉर्टेंट हमें पता चल गया कि क्या क्या कौन कौन सी बुक्स, कौन कौन सी पोएम्स, कौन कौन सी चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए, किस किस लिटरेचर के बारे में हमें पता होना चाहिए, किस किस के नाम हमें पता होना चाहिए, वो यहाँ पे मैंने लिख दिए। अब सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ की तरफ चलो इस संगम एरा में। ठीक है, जब हमें ये सारे पोएट्स वगैरह देखने को मिलते थे, ठीक है, रॉयल पेट्रोनेज में, उस टाइम पर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ के बारे में क्या बताया गया है? तो वहां पर उस टाइम पर 5 जोग्राफिकल लैंडस्केप देखने को मिलते थे। ठीक है, जिसमें हमें ये देखने को मिला कि एग्रीकल्चर वहां पे प्राइमरी ऑक्यूपेशन था, बट हाँ हमें बहुत ही बड़े नंबर पर ट्रेड भी देखने को मिलता था विद रोम। याद रखना, स्टेटस ऑफ वुमन, हाई स्टेटस वहां पे हमें देखने को मिला। रिलीजियस बिलीफ की बात करें तो प्राइमरीली वो सेक्युलर थे, बट आप देखोगे कि वहां पे मेंशन किया गया है कि वो विष्णु के भक्त थे। ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वही मैंने जो बताया था चोला चेरा पांड्यास के बारे में, वही यहाँ पे है। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स याद रखना। वेलालास जो है उन्हें वो किसे कहते थे? वो कहते थे रिच फार्मर्स को एंड लैंड ओनर्स को। ठीक है, नदुकल किसको कहा जाता था? हीरो स्टोन इरेक्टेड फॉर वॉरियर्स को। ठीक है, जो स्टोन्स इरेक्ट किए जाते थे वॉरियर्स के लिए, उसको नद्दुकल बोला जाता था। और वत्ता किरुतल किसको बोला जाता था? जो रिचुअल सोसाइट था, रिचुअल सोसाइट जो था किसके द्वारा किया जाता था? वॉरियर्स के द्वारा, उसको बोला जाता था वत्ता किरुतल। ये चीज आपको याद रखनी है। ये पेज संगम मेरा के लिए बहुत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। योग वशिष्ठा, ये एक्चुअली पता है किसका नाम था? ये था महारामायण का नाम, महारामायण का नाम। ठीक है, महारामायण का नाम था ये। ओके, किसने लिखी थी ये योग वशिष्ठा? ये लिखी थी सेज वाल्मीकि ने, सेज वाल्मीकि। ठीक है, अब ये बोला गया है कि इसको ट्रांसलेट किया गया पर्शियन में, किसने किया था? निजामुद्दीन पनीपति ने, पनीपति ने। ठीक है, तो ये किसके रेनाइन में किया गया था? देखो मैं ना अगर एक गेस मारना चाहता तो मुझे पता है अकबर पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हो सकता है उस टाइम पर ही ऐसा हुआ हो, और मैं अगर इसको उस टाइम पर मार्क करके आता तो मैं अकबर करके आता, और वही इसका राइट आंसर है। मैंने नोटिस करिए कुछ चीज, अलाउद्दीन खिलजी पर, मोहम्मद बिन तुगलक पर, अकबर पर, जहांगीर पर। ठीक है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कुछ पढ़ो ना पढ़ो मिडिवल हिस्ट्री में, इनके बारे में डीप में पढ़ लो। अकबर, जहांगीर, बाबर,
ठीक है, उसके पहले आप किसके ऊपर जाओ, जैसे औरंगजेब के बारे में थोड़ा पढ़ लो, वो तो आप मॉडर्न हिस्ट्री से कनेक्ट करके पढ़ सकते हो औरंगजेब के बारे में। बट पीछे आओगे तो अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जरूर पढ़ो। ठीक है, फिर उसके बाद एक चीज और पढ़ना कि किस तरीके से मंगोल्स ने इन्वेड किया था, और जब मंगोल्स का जो इन्वेजन था और जो हमारे यहाँ पर रूल कर रहे थे, जो सल्तनत थी जो रूल कर रही थी, उनके बीच में जब क्लैशेस हुए थे तो कब किसके साथ कौन सा क्लैश हुआ था, बस ये पढ़ लो। मैंने देखा यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो। और जब वो क्वेश्चन पूछते अकबर से, जहांगीर से, कहीं ना कहीं आर्ट एंड आर्किटेक्चर प्लस लिटरेचर को कनेक्ट करके पूछ रहे हैं, तो आप भी उतना जरूर पढ़ो। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है वो इसलिए पूछ रहे हैं ना, क्योंकि जो ये आपकी थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 है, उसमें जो मिडीवियल हिस्ट्री को कवर किया गया है, उसमें आर्ट एंड आर्किटेक्चर को अच्छे से कवर किया गया है अकबर और जहांगीर के बारे में। ठीक है, तो इसलिए मुझे लगता है वहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप उसे जरूर पढ़ना। ठीक है, अब देखो जरा, थोड़ा सा यहाँ पे वही है जो मैंने आपको बताया कि योग वशिष्ठा को एक और चीज से नाम से बुलाया जाता है, महारामायण। लिखी किसने थी, शायद यहाँ पे नहीं लिखा, बट मैंने चलो बता दिया आपको, सेज वाल्मीकि ने लिखी थी। ठीक है, और हाँ, ये अकबर के रिनाइन में था जो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये ना करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, ठीक है, प्योरली करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। बट मैं आपको एक चीज बोलूंगा, मैं हर दिन एक करंट अफेयर का टॉपिक पढ़ाता हूँ, जिस जो 10 to 15 मिनट्स का होता है। इसको 1.5 में करके आप देख सकते हो, आपका 6 to 7 मिनट्स में खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप इतना काम कर सकते हो। ठीक है, डेली बेसिस पे आप मतलब कि आप परिचित रहोगे कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है, क्योंकि मेनली मैं वही टॉपिक्स लेके आता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। फिर मैं करवाता हूँ एक मंथली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स। ठीक है, यूजुअली हुआ क्या, मैंने इसे अक्टूबर से स्टार्ट किया, अक्टूबर 2025 से। उसमें मैंने 4 पार्ट्स में खत्म करी करंट अफेयर्स। ठीक है, फिर नवंबर आया, नवंबर को मैंने 2 पार्ट्स में ही खत्म कर दिया उसके करंट अफेयर्स को। बस एक एक्स्ट्रा पार्ट किसका होता है, प्लेसेस इन न्यूज का, वो 1 घंटे का होता है। ठीक है, वो मैं अलग से ही करवाऊंगा हमेशा। उसके पीछे का रीजन है कि आपके दिमाग में रहेगी प्लेसेस इन न्यूज अगर कवर करनी है, फिर से रिवाइज करनी है, तो ये लेक्चर है, इसको देख के चलो आगे। दिसंबर है, दिसंबर मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, ये भी 2 पार्ट में करवा दी, प्लस प्लेसेस इन न्यूज करवा दिया। ठीक है, अब जनवरी में स्टार्ट कर दूंगा। जनवरी का पहला लेक्चर आपको सैटरडे को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें मैं सबसे पहले क्या कवर करूंगा, प्लेसेस इन न्यूज। उसके बाद फिर मिड ऑफ दिस मंथ, फेब्रवरी के मिड तक मैं आपको जैन कंप्लीट करवा दूंगा। फिर जैसे ही फेब खत्म होगा, फिर वैसे ही मैं आपको फेब कंप्लीट करवा दूंगा, मतलब पूरा महीना खत्म होने देते हैं, उसके बाद फिर हम करते हैं। अब देखो जरा, यहाँ पे ऐसी क्वेश्चन देखो कैसे दे रखा है कि वर्ल्ड की सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू को मतलब कि इरेक्ट किया गया सिटिंग पोज में, जो कि किसकी थी, रामानुजा की थी। किसने किया, प्राइम मिनिस्टर ने किया, हैदराबाद में किया। अब इन्होंने ये नहीं पूछा कि ये कहाँ पे किया, किसने किया, नहीं। जो एसएससी और वेरियस एग्जाम पीसीएस वाले पूछते हैं, इन्होंने किया कि ये जो सिटिंग पोज है, इसके बारे में बताओ। द बेस्ट मीन्स ऑफ सैल्वेशन वॉज डिमोशन, क्या ये क्या कहते थे। ठीक है, इसके बारे में बात करी गई है, टीचिंग्स ऑफ रामानुजा के बारे में। तो अब एक बात समझ में आ गई कि जब भी कोई चीज न्यू आ रही है तो हमें क्या होना चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए, ये नहीं कि वो कहाँ पे खड़ी करी गई है। ठीक है, हमें उन पर्सनालिटी के बारे में पता होना चाहिए जिस भी पर्सनालिटी से रिलेटेड कोई काम किया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही यहां पे लिखा गया कि द बेस्ट मीन्स ऑफ सैल्वेशन इज डिवोशन। इन्होंने बोला है कि जो बेस्ट चीज है ना सैल्वेशन के लिए, वो है आप अगर डिवोटेड है तो आप सैल्वेशन को प्राप्त कर सकते हैं। चलो ठीक है, फिर वेदास आर एटर्नल, सेल्फ एग्जिस्टेंस एंड होली अथॉरिटेटिव, क्या इन्होंने ये बोला था, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट वर एसेंशियल मीन्स ऑफ द हाईएस्ट ब्लिस, सैल्वेशन वाज टू बी ऑब्टेन्ड थ्रू मेडिटेशन। मुझे दो जगह दिख रही है सैल्वेशन, सैल्वेशन की कहीं ना कहीं बात करी गई है। अब मुझे समझ में आ गया कि अच्छा ये कहीं ना कहीं इसके अराउंड हो सकता है कि घूमे। तो जब मैं इधर आया, द बेस्ट मीन्स ऑफ सैल्वेशन वॉज डिवोशन, ये रामानुजा ने बोला था कि आपको अगर डिवोशन, अगर आपको डिवोटी बनना है तो आपको मतलब कि अगर आप डिवोटी बन गए तो आप सैल्वेशन को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, हमारा काम क्या है कि ना जब एक बार रामानुजा या रामानुजाचार्य के बारे में आ गए तो हमें इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इनके बारे में जरूर पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जो जन्म हुआ वो हुआ 1017 सीई में। ठीक है, कहाँ पे, तमिलनाडु में। ये जो टाइटल इनको बोला जाता था रेडियंट वन,
जिसको अगर आप उस भाषा में बोलेंगे, तमिल में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इल्लाया पेरुमल। ठीक है, ये पायनियर थे भक्ति मूवमेंट के। और किसकी तरफ ये ज्यादा इनका रुझान था, वैष्णविज्म की तरह। ठीक है, ये वैष्णविस्ट थे, मतलब कि जो भी विष्णु भगवान की पूजा करें। ठीक है, ये डीपली इन्फ्लुएंस्ड थे बाय तमिल अलवर्स। ठीक है, तमिल अलवर्स कौन है, अलवर्स का मतलब जो है, ये किससे कनेक्टेड है, ये है वैष्णविज्म से कनेक्टेड है। तो आप याद रखना, तमिल अलवर्स कौन थे, जो वैष्णविस्ट थे, इस चीज को याद रखना। ठीक है, और जो वैष्णविस्ट पोएटिक सेंट्स थे ना, सेंट्स थे, वो थे तमिल एल्बर्ट्स, ये आपको याद रखना है। उसके बाद इन्होंने कौन सी फिलॉसफी दी, इन्होंने फिलॉसफी दी, अगर इंग्लिश में बात करें तो क्वालिफाइड मोनोइज्म। मोनोइज्म, ठीक है। बट अगर उसे ही आप, जिसमें इन्हें बोला जाता है कि इनकी फिलॉसफी का नाम क्या है, वो क्या है, विशिष्ट अद्वैता। विशिष्ट अद्वैता, ये आपको याद रखना है। ये क्या बोलती है, ये बोलती है कि देखो, आदि शंकराचार्य ने भी एक फिलॉसफी दी थी जिसका नाम था अद्वैता। अब ये क्या है, ये है विशिष्ट। ये क्या थी, सिर्फ अद्वैता, ये है विशिष्ट अद्वैता। अद्वैता में क्या बोला गया कि वर्ल्ड जो है वो माया या फिर इल्यूजन से भरा पड़ा है। ठीक है, बट विशिष्ट अद्वैता ने, इनकी फिलॉसफी में क्या बोला गया, रामानुजा ने क्या बोला कि मटीरियल वर्ल्ड है या फिर इंडिविजुअल सोल है, दोनों ही रियल है। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि पूरा वर्ल्ड इल्यूजन है, नहीं, इंडिविजुअल सोल भी है प्लस मटेरियल वर्ल्ड भी है। तो इन्होंने यही बोला कि अल्टीमेट रियलिटी की बात करी इन्होंने कि इट इज नॉट इम्पर्सनल बट अ पर्सनल गॉड विष्णु विद एट्रीब्यूट्स सगुना ब्राह्मण। ठीक है, इसकी इन्होंने बात करी, बट आपको मेनली याद रखना है कि ये बोलते थे कि मटेरियल वर्ल्ड भी हमें देखने को मिलता है और इंडिविजुअल सोल भी आपको देखने को मिलता है। और ऑब्वियसली विष्णु से कनेक्ट क्यों किया है, क्योंकि ये खुद वैष्णवाइट थे। ठीक है, आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। सोल बॉडी एनोलॉजी की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ना। ठीक है, की टेनेट आप पढ़ सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से नहीं है, पर जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। हो सकता है आगे आने वाले सालों में रामानुजाचार्य के बारे में पूछ ले, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि डिफरेंट फिलॉसफीज यहाँ पे दे दी हैं, और उसके बाद आपसे क्या बोल दिया है, आपसे यहाँ पे नाम दे दिए कि ये किस किस की फिलॉसफी है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी फिलॉसफी किसकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए, फिर वही करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, इसलिए मैं कहता हूँ आप करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे वो सेशन देख सकते हैं 10 से 15 मिनट वाला, और मंथली करंट अफेयर्स देख सकते हैं, वहां से ये क्वेश्चन हो जाते हैं। क्योंकि अगर मैं कुछ करवा रहा हूँ ना, तो मैं उसको हिस्ट्री से कनेक्ट करके करवाऊंगा। अगर कोई हिस्ट्री की करंट अफेयर्स आई है तो मैं सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं बताता, मैं उसके ऊपर हिस्ट्री का क्वेश्चन बनाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वैसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया यहाँ पे बोला गया, द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड द न्यू सर्किट हाउस नियर सोमनाथ टेम्पल इन वेरावल। ठीक है, बोला गया कि अब बताओ, ये तो उन्होंने कर दिया तो कर दिया, बट सोमनाथ टेम्पल को अगर उन्होंने किया है तो सोमनाथ टेम्पल के बारे में बताओ। उसके पास अगर उन्होंने एक सर्किट हाउस बनाया, तो अब सोमनाथ टेम्पल के बारे में आप बताओ। ठीक है, तो ये बोला गया सोमनाथ टेम्पल्स इज वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग श्राइन्स। अब एक बात बताओ, मैंने आपको बोला था जहां आपको ये दिख जाए, आपको दिमाग में आ जाना चाहिए 99% ये करेक्ट है, अगर यहाँ पर कुछ एक्सट्रीम सिचुएशन आगे जाके ना बना दी हो। अब ये स्टेटमेंट ही इतनी सी है। ठीक है, सोमनाथ टेम्पल इज वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग श्राइन्स, बिल्कुल ठीक बात है। अब बोला गया, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल वाज गिवन बाय अल बरूनी। एक बात सोचो, अ मतलब कि बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस होंगे, उसमें से एक डिस्क्रिप्शन अल बरूनी ने भी दिया। ठीक है, तो क्या ये स्टेटमेंट बहुत सिंपल नहीं है? ये ऐसे लिखा होता, द ओनली डिस्क्रिप्शन गिवन बाय, नहीं, द ओनली डिस्क्रिप्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल वाज गिवन बाय अलबरूनी, तो ये एक्सट्रीम होता। बट यहाँ लिखा बहुत दिए होंगे, उनमें से एक जो है वो अलबरूनी ने दिया है, एकदम करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया है, उसके बाद ये बोला गया है, अब देखो, अब ध्यान से पढ़ना, प्राण प्रतिष्ठा ऑफ सोमनाथ टेम्पल, मतलब कि इंस्टॉलेशन जब किया गया उसका प्रेजेंट डे टेम्पल का, इट वाज डन बाय प्रेसिडेंट एस राधाकृष्णन। ये पूरा का पूरा जो मतलब स्टेटमेंट है, ये निर्भर कर रही है इस पर कि क्या यही थे या नहीं थे। अब मैं आपको वही चीज बोलता हूं कि जब ऐसा कुछ दिया होता है ना कि ये काम इसने किया, ये चीज ये ऑर्गेनाइजेशन लेके आई, ये इनिशिएटिव इस ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किया, ऐसा इनिशिएटिव उसने तब स्टार्ट किया था और वो ऑर्गेनाइजेशन ये थी, जब भी ऐसी चीज बोली होती है तो वो 99% गलत होती है।
जैसा कि हमें यहाँ भी देखने को मिलता है। ये प्रेसिडेंट एस राधाकृष्णन ने नहीं किया था। इसकी प्राण प्रतिष्ठा या फिर मैं बोलूँ प्रेजेंट डे में इंस्टॉलेशन जो इसकी करी थी वो इन्होंने नहीं करी थी। वो किसने करी थी? वो करी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद। तो इस चीज को आप समझ के चलो, यही वो एप्टीट्यूड है जो मैं कहता हूं कि आपको अपने अंदर लाना है, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। नहीं तो कहां तक याद करोगे कि कौन से टेम्पल की इनॉग्रेशन किसने करी थी, इंस्टॉलेशन किसने करी थी? कैसे याद करोगे आप? नहीं कर सकते ना। तो मैं वही आपको कह रहा हूं कि ये आपको पता होना चाहिए, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, आपका एप्टीट्यूड स्ट्रांग होना चाहिए। नॉलेज के बिना कुछ नहीं होगा। नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसके साथ एप्टीट्यूड भी इंपॉर्टेंट है, और ये एप्टीट्यूड आपका बढ़ाने के लिए ही मैं लेक्चर्स ले रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which one of the following statements best describe the role of B cells and T cells in human body? बी सेल्स एंड टी सेल्स अगर नहीं पता आपको कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। ये इम्यून सिस्टम को बचाने वाले सेल्स होते हैं। इम्यून सिस्टम को बचाने वाले सेल्स होते हैं। किससे बचाते हैं? पैथोजन से बचाते हैं। किससे बचाते हैं? पैथोजन से बचाते हैं। तो यहीं पे लिखा होगा, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। ये क्या करता है, ये ना कोई भी पर्टिकुलर पैथोजन है उसकी वर्किंग को शट डाउन कर देता है, ठीक है, उसको रोक देता है। बट टी सेल क्या करता है, उस पर्टिकुलर पैथोजन को मार ही देता है। ये दोनों में बस डिफरेंस है, ये मैं आपको आगे भी बताऊंगा। तो यहाँ पे देख लो कि एलर्जेंस का कोई मतलब नहीं, इन्फ्लेमेशन का कोई मतलब नहीं है, पैथोजेंस। दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीजेस कॉज्ड बाय पैथोजेंस, ये आपको याद रखना है। ये बी सेल्स एंड टी सेल्स का काम होता है। अब हो सकता है आगे जाके बी सेल्स और टी सेल्स के बीच का डिफरेंस पूछ ले, तो इस वजह से मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे आपके लिए दोनों के बीच का डिफरेंस आपको बता दिया। देखो, ये आपको दोनों ही प्राइमरी लिम्फोसाइट्स देखने को मिलेंगे। लिम्फोसाइट मेनली क्या करते हैं कि एक ऐसे वर्क करते हैं इम्यून सिस्टम को बचाने का, ठीक है। तो जो लिम्फोसाइट्स है ऑफ द एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, तो पहली चीज अगर डिफरेंस पूछा जाए तो याद रखना कि दोनों ही लिम्फोसाइट्स है, प्राइमरी लिम्फोसाइट्स है, ठीक है। दोनों ही कहाँ पे बनते हुए दिखते हैं हमें? बोन मैरो में, बोन मैरो में, ठीक है। किस लिए काम में आते हैं? कि इन्फेक्शन से फाइट करे, पैथोजन से फाइट करे। अब इनके बीच का डिफरेंस देखो, दो सिमिलैरिटी पता चल गई, लिम्फोसाइट लिम्फोसाइट, बोन मैरो बोन मैरो। अब देखो जरा, बी सेल्स क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज करते हैं पैथोजेंस को, है ना, उसकी सारी एक्टिविटी को रोक देंगे, ठीक है। एंटीबॉडीज, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू न्यूट्रलाइज पैथोजेंस। पर टी सेल्स क्या कर रहे हैं? डायरेक्टली मार ही दे रहे हैं, डायरेक्टली किल्स द इन्फेक्टेड सेल एंड रेगुलेट द ओवरऑल इम्यून सिस्टम। दोनों का काम यही है कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखना है और पैथोजेंस को खत्म करना है। बट ये कैसे काम कर रहा है? ये न्यूट्रलाइज करता है और ये डायरेक्टली किल कर देता है। ये पैथोजन के काम को एकदम न्यूट्रल कर देता है, ठीक है। और ये क्या करता है? ये डायरेक्टली मार ही देता है। प्लीज इस चीज को याद रखना है, दोनों के बीच का डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये भी प्योर एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन है, प्योरली, ठीक है। आपको अगर नैनो पार्टिकल्स के बारे में नहीं भी पता होता तब भी प्योरली आप इसको अपने एप्टीट्यूड से कर पाते। तो मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, सोच लो समझ लो, क्योंकि आपको पता है ना कि रोज की आपकी एक एक्सरसाइज है। आपको क्या करना है, 15 क्वेश्चन दिए दिए जाते हैं रोज, आपको उसमें से बताना होता है कि कितने सही किए हैं आपने कमेंट सेक्शन में। आज 10 क्वेश्चन है तो आप बताएंगे 10 में से कितने आपके ठीक हुए। ओके, तो फिर से इसके लिए मैं आपको कितना टाइम दे रहा हूँ? 10 सेकंड, सोच लो समझ लो, फिर हम देखते हैं क्या सही है और क्या गलत है। चलिए। चलिए, अब देखिए जरा, यहां पर क्या दिया गया है? अदर देन दोज मेड बाय ह्यूमंस, किसके बारे में बात चल रही है? नैनो पार्टिकल्स के बारे में। मैंने कहा है जब भी कॉमा दिया होता है ना, इसको ऐसे पढ़ा करो, नैनो पार्टिकल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर अदर देन दोज
मेड बाय ह्यूमंस। तो ना इसको उल्टा पढ़ा करो, जब भी ऐसे कॉमा दिया होता है पहले यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो और फिर इसको पहले से कनेक्ट कर दो। ये मैंने आपको बताया, ठीक है, ये बेसिक इंग्लिश का मतलब कि वो है, पार्ट है जो आपको समझ में आना चाहिए कि इस तरीके से सेंटेंस को तोड़ के बीच में कॉमा लगा दिया जाता है। नैनो पार्टिकल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर अदर देन दोज मेड बाय ह्यूमंस। ठीक है, अब एक बात सोचो, क्या कोई ऐसा नैनो पार्टिकल होगा ही नहीं जो कि नेचर में पहले से एग्जिस्ट करता होगा? क्या सारे के सारे नैनो पार्टिकल्स ह्यूमंस ने बनाए हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, फिर मैं बोल रहा हूं ना, वो उस चीज को एक्सट्रीम कर रहे हैं, वो उस चीज को एक्सट्रीम कर रहे हैं। आपको एक्सट्रीम जैसी दिखता है आप उसे हटा दिया करो। नैनो पार्टिकल्स नेचर में भी हमें देखने को मिलते हैं। इट इज नॉट ओनली कि सिर्फ ह्यूमंस ने बनाए हैं उसे ही नैनो पार्टिकल्स आप बोलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत। फिर देखो, नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम मेटेलिक ऑक्साइड, सम मेटेलिक ऑक्साइड मतलब नैनो पार्टिकल्स कुछ ही मेटेलिक ऑक्साइड्स के आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सम कॉस्मेटिक। देखो कितना स्टेटमेंट को इजी बनाया है उन्होंने, कुछ एक्सट्रीम नहीं रखा, उन्होंने बहुत ही सिंपल बना दिया। देखो कि कुछ ही मेटेलिक ऑक्साइड्स के जो नैनो पार्टिकल्स हैं वो यूज किए जाते हैं कुछ ही कॉस्मेटिक्स की मैन्युफैक्चरिंग में। कितना आसान कर दिया। Nanoparticles of some commercial products which enter the environment are unsafe for humans। कि कुछ ही commercial products के जो नैनो पार्टिकल्स हैं वो अनसेफ है इन्वायरमेंट के लिए। फिर से इतना सिंपल बना दिया। तो मैं आपको अब खुद ही समझ में आ गया होगा, जो ना आज से फर्स्ट क्लास से जिसने लेनी स्टार्ट करी होगी, और आज हमारी 74th क्लास है, कैसे ना 74th ही है, अभी तक आपको ये चीजें बड़े आसानी से समझ आ गई होंगी। आपको समझ में आ गया होगा कि 25 से 30 क्वेश्चन तो आप एग्जाम में इसी के साथ कर सकते हो, ऐसे ही समझ कर। ठीक है, 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं। बट आपको अगर एग्जाम क्लियर करना है, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। किसकी नॉलेज होनी चाहिए? कोर सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, जो आपको करने ही है, जो आपको करने ही है। ये चीज याद रखना। ठीक है, 2 और 3 आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आप इसके बारे में देख लो, हो सकता है कि नैनो पार्टिकल्स के बारे में पूछ लिया जाए। तो मैंने जो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे मार्क करी है बस उतना पढ़ लो। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट जहां पे वो आपको घुमाएंगे, वो ये घुमा देंगे कि ये जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं इनका जो डायामीटर होता है, रेडियस नहीं, डायामीटर मतलब प्रॉपर यहां से लेके यहां तक का जो आपको डिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो 1 से लेके 100 नैनोमीटर तक है, अगर तो उसे आप नैनो पार्टिकल बोलेंगे। बट वो मुझे पता है यहाँ पे रेडियस कर देंगे इस डायामीटर की जगह, कि 1 से 100 nm रेडियस। नहीं नहीं नहीं, डायामीटर, प्लीज याद रखना इसको। वो यहाँ पे आपको घुमा देंगे, डायामीटर है ये। ओके। अब देखो जरा, एग्जिबिटिंग इंक्रीज रिएक्टिविटी क्वांटम इफेक्ट, इतना ही कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। याद रखना, हेल्थ में भी इसका यूज देखने को मिलता है, एनवायरमेंट में भी देखने को मिलता है, वाटर प्योरिफिकेशन के लिए। देखो हेल्थ में तो आपको पता है कि ड्रग डिलीवरी वगैरह के लिए यूज किया जा सकता है, पर एनवायरमेंट में कैसे करेंगे? वाटर प्योरिफिकेशन के लिए यूज किया जा सकता है, एयर फिल्ट्रेशन के लिए यूज किया जा सकता है, और पॉल्यूटेंट्स जो है उनको तोड़ने के लिए भी काम किया जा सकता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ पॉल्यूटेंट्स किया जा सकता है, उसके लिए इसको काम में लाया जा सकता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ऑब्वियसली ये तो आपको पता ही है कि उसमें यूज किया जा सकता है। एग्रीकल्चर में कैसे यूज किया जा सकता है? नैनो फर्टिलाइजर्स आपने सुने होंगे, है ना, कि सिर्फ उतने ही फर्टिलाइजर्स उसी मात्रा में प्लांट तक पहुंचाना जिससे सॉइल में आपको ओवर फर्टिलाइजर की मात्रा देखने को ना मिले। तो इसलिए नैनो फर्टिलाइजर्स को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, और ऐसे ही पेस्टिसाइड्स को भी। फिर रिस्क क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखना कि जो नैनो पार्टिकल्स आपके, जैसे आप क्रीम में यूज कर रहे हो, लिपस्टिक में यूज कर रहे हो, वो ना डायरेक्टली आपके स्किन से पेनिट्रेट कर सकते हैं, लंग्स के थ्रू आपके ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, और इससे आपको बहुत सारी चीजें जो है वो देखने को मिलेगी, प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ठीक है, ऑर्गन्स में। फिर एनवायरमेंट में क्या प्रॉब्लम है कि एक्यूमुलेशन इन सॉइल। ठीक है, बायो एक्यूमुलेशन जिसे हम बोलते हैं। टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिलेंगे एक्वेटिक लाइफ में, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे नैनो पार्टिकल्स जो हैं वो हार्मफुल है एक्वेटिक लाइफ के लिए, बट वो जब ये क्रीम वगैरह हो गई और इन सब के थ्रू जो है वाटर बॉडीज में जाते हैं तो वो एक्वेटिक लाइफ को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, बट ओवरऑल आपको पता होना चाहिए क्या है क्या नहीं है। एक नैनो मिशन हमने स्टार्ट किया था 2007 में। ठीक है, तो उसके बारे में प्लीज ऐसे याद रखना कि हाँ, एक नैनो मिशन था जो 2007 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, फिर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की पॉल्यूशन भी, पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने देखा एयर फिल्ट्रेशन के लिए एंड ऑल। ठीक है,
बाकी इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ सकते हैं इसे जब आपको पीडीएफ मिल जाएगी भाई पढ़ ले के टेलीग्राम चैनल पर। अब देखो डीएनए बार कोडिंग, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना, ठीक है। ये भी आप सिंपली और सिंपली सिर्फ इसको पढ़ के कर सकते हो, पढ़ के कर सकते हो बस कि ये डीएनए बार कोडिंग क्या होगी, इसके नाम से ही आप पता कर लो कि कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। तो आपको क्या दे रहा हूं मैं, आपको मैं दे रहा हूं 10 सेकेंड्स, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करेक्ट है और क्या इनकरेक्ट है। चलिए चलिए अब देखिए जरा यहाँ पे क्या लिखा गया है। बार कोडिंग आप किस लिए यूज करते हो, समझो बार कोड आप क्यों यूज करते हो, कि आप चीजों के बीच में डिफरेंस बता पाओ, है ना, चीजों के बीच में डिफरेंस बता पाओ। समझ लो कि दो आइसक्रीम मैंने इधर रखी है, दो आइसक्रीम मैंने इधर रखी है, मुझे नहीं पता कि ये किससे रिलेटेड आइसक्रीम है, ये किससे रिलेटेड आइसक्रीम है, बट मैंने क्या किया क्योंकि पैक्ड है, तो मैंने क्या किया, मैंने बार कोड इधर लगा दिया है, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा जब आप इसे स्कैन करोगे कि हाँ ये तो इस चीज से रिलेटेड है, इस चीज से रिलेटेड है, ऐसे ही आपने कुछ बॉक्स में पैक कर दिया, बट आपको नहीं पता। तो मतलब क्या है कि दो चीजों के बीच में आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है ये, ठीक है, कि कौन सी चीज क्या है किससे रिलेटेड है, मतलब कि डिफरेंस बताती है कि ये किस चीज से रिलेटेड है वो किस चीज से। तो ऐसे डीएनए बार कोडिंग का मतलब भी यही है, कहीं ना कहीं इससे कनेक्ट किया होगा, तभी तो बार कोडिंग पीछे लिखा गया है। और किसकी हो रही होगी, डीएनए की। तो अब ये देख लो एसएसडी एज, यार एज के लिए तो डिफरेंट क्राइटेरिया है ना, उसके लिए बार कोडिंग यूज थोड़ी होगी, ये तो सिंपल सी चीज है। बार कोडिंग्स तो आपको बस ये डिफाइन करेगी कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। डिस्टिंग्विश अमंग स्पीशीज दैट लुक अलाइक, बिल्कुल सही बात है। डीएनए बार कोडिंग में अगर आप उनका डीएनए चेक करोगे जो एक जैसे दिख रहे हैं, दो चीजें जो दो स्पीशीज हैं उनका डीएनए चेक करोगे तो आपको दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आएगा, एकदम सही बात है। आइडेंटिफाई अनडिजायरेबल एनिमल और प्लांट मटेरियल इन प्रोसेस्ड फूड, आपको पता है कि आप प्रोसेस कर लो कुछ भी कर लो डीएनए थोड़ी चला जाएगा, डीएनए थोड़ी खत्म हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो कि आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा अनडिजायरेबल एनिमल या प्लांट है उस पर्टिकुलर मटेरियल में, बिल्कुल सही बात है। तो 2 और 3, तो इसमें जो कैच था वो यही था कि एज का तो कोई रिलेशन ही नहीं है ना, ठीक है, एज का तो कोई रिलेशन ही नहीं है। तो यही चीज मैंने यहाँ पे आपको समझाई है, आप इसे पढ़ सकते हैं बाद में, ठीक है, जो मैंने बोल दिया है वही यहाँ पे लिखा है। अब ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंस बताता है कि क्यों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने हैं। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एसिड रेन के बारे में बताया गया था तो मैंने आपको बताया था कि दो ही पॉल्यूटेंट है जिनसे आपको एसिड रेन देखने को मिलती है, एक मिलती है सल्फर ऑक्साइड के जितने भी आपको मतलब कि चीजें देखने को मिलेगी सल्फर से रिलेटेड, प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड से रिलेटेड, ठीक है, जितने भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं जितने भी सल्फर के ऑक्साइड्स हैं वो एसिड रेन क्रिएट करते हैं। तो वैसे ही ये ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड तो कट ही गया, सिर्फ कौन से बचे, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो अगर नाइट्रोजन का कोई और भी ऑक्साइड होगा ना वो भी एसिड रेन करवाएगा, और सल्फर सल्फर का कोई और ऑक्साइड होगा ना सल्फर डाइऑक्साइड के अलावा, तो उसका भी वो एसिड रेन करवाएगा। तो ऐसे याद रखना NOx SOx मतलब जो भी नाइट्रोजन का ऑक्साइड होगा और जो सल्फर का ऑक्साइड होगा वो एसिड रेन क्रिएट करेंगे ही करेंगे, ये चीज आपको याद रखनी है। तो 2 और 4 जो है वो करेक्ट है, और ये मैंने प्रीवियस ईयर में बताया था जब एसिड रेन के बारे में आया था, और यही मैंने वो चीज आपको यहाँ पे बताई है, ठीक है, कि एसिड रेन कब कहते हैं, जब पीएच जो है 5.6 से कम चला जाता है, बस इतना आपको याद रखना है। एक चीज जो आपको याद रखनी है कि डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स आपको सेशन मिलते हैं, आप सुबह देख सकते हैं, मंथली करंट अफेयर्स आपको करनी है, ठीक है, मंथली करंट अफेयर्स प्लस एंशंट हिस्ट्री के लेक्चर मैंने शेयर किए हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं। वीडियो 5 सेशन में मैंने पूरा का पूरा एनसीईआरटी को कवर किया है, जो आपकी एनसीईआरटी है क्लास 12th की। साथ ही साथ अब क्योंकि 2022 का आज पेपर हमने कंप्लीट कर लिया है, तो कल से हम 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और कुछ ही दिन में 2024 2025 भी कंप्लीट हो जाएगा, इस मंथ के एंड से पहले ही मैं करवा दूंगा।
ठीक है, ताकि मार्च होगा आपके पास, अप्रैल होगा और मई भी होगा आपके पास रिवीजन करने के लिए। 3 महीने में आप इसका एटलीस्ट 3 बार रिवीजन कर लेना प्लीज। ठीक है, तब तक मैं आपके लिए और भी चीजें लेके आऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।